हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस खास वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग लेके आ गए हैं प्रश्नावली 6.3 त्रिभुज का और कक्षा 10वीं के इस अध्याय को मैंने शुरू में ही बताया कि यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए और चलिए आज हम आरंभ करते हैं प्रश्नावली 6.3 के सबसे पहले कुछ छोटी मोटी प्यारी सी बातों को और उसके बाद से हम बढ़ेंगे इसके उदाहरण की तरफ। तो क्या इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है? तो इस एक्सरसाइज में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्या समरूपता की कोई और भी कसौटियां हो सकती हैं, क्या कोई और भी तरीके हो सकते हैं क्या कि किसी दिए गए दो त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर सके। तो चलिए इसी आधार पे सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पूर्वोक्त जो हमने पढ़ा था, जहां पे हमने बात समझा था कि कोई दो त्रिभुज समरूप कैसे होती है। तो यहाँ पे देखिए कहा कि त्रिभुजों की समरूपता क्या होता है भाई? दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर, तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात या अर्थात क्या हो, समानुपाती हो। तो ये बात आप बड़े अच्छे से क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पहले ही आपके बारे में आपको ये बता दिया गया है। तो क्या कह रहा पहला, उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण मतलब कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर हो जाए, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो जाए और कोण सी किसके बराबर हो जाए, कोण आर के। इसका मतलब हुआ क्या, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के और एंगल सी जो है वो इक्वल हो जाए एंगल आर के, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में। पहले तो इनके संगत कोण आपस में बराबर हो, साथ ही साथ में इनके संगत भुजाओं का अनुपात मतलब ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू बराबर हो जाए बी सी अपान क्यू आर के, और यह बराबर हो जाएगा आपका सी ए अपान आर पी के। तो इस केस में हम कहते हैं कि ये दोनों के त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। इसका मतलब हो गया कि ए बी सी सिमिलर है, सॉरी त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये तो हमने पूर्ववर्ती लेक्चर में देखा था और इसके आधार पे हमने प्रश्नावली 6.2 को करने का पूरा क्या किया था, प्रयास किया था। चलिए अब आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। क्या इसके बाद भी कोई ऐसे तरीके हैं जिससे हम ये समझ सके कि हाँ भाई दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं? तो चलिए हम बात करते हैं त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। तो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कौन कौन सी कसौटियां हैं? तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 प्रकार की कसौटियों के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जिसमें पहला कसौटी जो हमारी आती है वो आता है आपका कोण कोण समरूपता का नियम। दूसरी जो हमारी कसौटी होती है वो आता है आपका भुजा 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 समरूपता का नियम। और तीसरा जो हमारी कसौटी है वो आती है आपका भुजा कोण भुजा समरूपता का नियम। क्या है ये नियम, किस प्रकार से इसको समझते हैं, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कोण कोण, जैसे हम एंगल एंगल समरूपता का नियम कहते हैं। क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। क्या इसका अर्थ है, चलिए यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, मान लो कि हमने कहा कि एंगल ए जो है वह एंगल पी के बराबर है और एंगल बी जो है वह एंगल क्यू के बराबर है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कहा गया कि भाई एंगल ए बराबर है एंगल पी के और कहा गया कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। ठीक है, तो अब किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में क्या हो जाए, बराबर, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर ही तो होगा। किस आधार पे, तो त्रिभुज के योग गुण नियम के आधार पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर दो कोण बराबर है तो यहाँ पे आराम से निकल के आएगा कि एंगल सी भी बराबर होगा एंगल आर के। और इस बिहाफ पे अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है तो हम कहते हैं कि यहाँ से एक नियम निकलता है जिसे हम कहते हैं एंगल एंगल समरूपता का नियम। और एंगल एंगल समरूपता के आधार पे आप कहते हो कि त्रिभुज एबीसी सिमिलर होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो पहला नियम है, ठीक है जी। अगर केवल दो कोण आप आपस में क्या कर दो, बराबर दिखा दो, तो बाय डिफॉल्ट आपका तीसरा बराबर हो जाता है और इस आधार पे ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और साथ में देखना, अगर दो त्रिभुज कोणों के आधार पर समरूप हुए हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होगा, निश्चित होगा, या इनके संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। क्लियर ना, स्पष्ट है बातें? तो आप इसके आधार पर यहां से कह सकते हो कि सर ए बी अपान पी क्यू बराबर होगा बी सी अपान क्यू आर, और यह बराबर होगा आपका
CA अपान RP के, ध्यान रखना इसका, ठीक है। फिर जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा एंगल समरूपता। दूसरा क्या कहता है भाई, तो दूसरा कह रहा है भुजा 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 सर्वसमता का, सर्वसमता नहीं होगा, यहाँ पे समरूपता होगा, समरूपता का नियम। तो भुजा भुजा समरूपता का नियम क्या है, थोड़ा यहाँ समझते हैं। कह रहे हैं कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या इसका मतलब है, दो त्रिभुज दिया ए बी सी पी क्यू आर, कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, इसका मतलब है कि ए बी अपान ए बी के संगत कौन है, पी क्यू। ए बी अपान पी क्यू, यह जो हमारा है, अगर यह जितना इसका मान आता है अगर उतना ही मान हमारा किसका है, बी सी अपान क्यू आर के, और इतना ही मान है हमारा सी ए अपान आर पी के। तो यही बात कहा कि यदि दो त्रिभुजों के एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के क्या हो, समानुपाती होता है। ए बी अपान पी क्यू बराबर है बी सी अपान क्यू आर, यह बराबर है सी ए अपान आर पी के। तो इस केस में हमारा यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी जो है वह सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ध्यान रखिएगा इस बात, ठीक है। त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के क्या होगा, सिमिलर होगा। और इस केस में अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए, तो इनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट मीन्स यहाँ से निकल के आएगा एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी जो होगा वह बराबर होगा एंगल आर के। क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है, स्पष्ट हो गया। तीसरा तीसरा जो यहाँ पे है वो है भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड समरूपता का नियम। तो ये क्या है हमारा, थोड़ा इससे समझते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज एक्स वाई जेड, इसका यह कोण इस त्रिभुज के एम एन ओ के इस कोण के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। साथ ही साथ में जिन भुजाओं के द्वारा, जैसे हमारा एक्स वाई और जेड एक्स के अंतर्गत यह कोण बना हुआ, उसी प्रकार से एम एन और एम ओ के अंतर्गत यह कोण बना हुआ है। तो कह रहा है तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले समझो, यहाँ कहा गया है कि एंगल एक्स बराबर है एंगल एम के, साथ में क्या कहा जा रहा है, साथ में कहा जा रहा है कि जिन भुजाओं के द्वारा यह कोण बन रहा है, तो एक्स वाई के संगत क्या, एम एन, एक्स वाई बाई एम एन बराबर हो जाए एक्स जेड बटा एम ओ, ठीक। यही बात है कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, ठीक है, कोण बराबर हो गए, तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, मतलब जो भुजाओं के द्वारा यह कोण निर्माण हो रहा है, इन भुजाओं का पहले त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात होगा, अगर वह अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इस केस में आप कहोगे कि सर त्रिभुज एक्स वाई जेड सिमिलर होगा त्रिभुज एम एन ओ के, ठीक है सर। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए कौन कौन सी कसौटियां अपनाई जा सकती है। तो उसमें पहले वाला तो आप पहले से ही जानते हो, उसके बाद से मुख्य रूप से 3 कसौटियों का हम आधार बनाएंगे, और इन्हीं को आधार बनाते हुए हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न 6.3 का प्रश्नों का करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। इसी आधार पे आपके कुछ फर्मे भी हैं, बिल्कुल हुबहू ऐसे ही फर्मे हैं, ठीक है। तो आप फर्मे का आप अध्ययन स्वयं कर लें, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, पहला हो गया कोण कोण समरूपता का नियम, दूसरा हो गया भुजा भुजा समरूपता का नियम, तीसरा हो गया भुजा कोण भुजा समरूपता का नियम। यहाँ का लगा लीजिएगा, का नियम। तो चलिए इसे नोट करें, इसके बाद से हम बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। तो अब लेते हैं इस एक्सरसाइज का हम पहला उदाहरण, और उदाहरण नंबर 4 को हम देखने का प्रयास करते हैं, क्या कहता है उदाहरण नंबर 4। और देखिए, अगर आपको उदाहरण नंबर 4 ठीक से समझ में आ गया तो समझ लीजिएगा कि आपकी अब समझ जो है प्रश्नावली 6.3 के लिए यहीं से बिल्डअप हो जाएगी, यहीं से आसानी से आपको सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो जितनी क्लियरिटी है आपका यहीं से हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है। उदाहरण नंबर 4 बड़ा आसान है, देखो, कह रहा है कि आकृति 6.2 में 6.2 या आपका डायग्राम दिया हुआ है, यदि पी क्यू पैरेलल टू आर एस,
यह पी क्यू जो है आर एस के समानांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। आपको यही चीज करना है। ठीक है जी, एक काम करो, जो आप जानते हो उसके आधार पे हम इसका सॉल्यूशन करने चल रहे हैं। और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं क्या भाई, दिया है। अब क्या दिया है, किस प्रकार से दिया है, हम इस बात को यहाँ पे समझेंगे और वही करने का क्या करेंगे, पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो दिया है आपका कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, बस इतना ही दिया है कि पी क्यू जो है वो आर एस का क्या है, समानांतर। चलो तो ये इतना दे दिया है। सिद्ध करना है सर आपको, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज त्रिभुज पी ओ क्यू सिमिलर है, मतलब समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं और लेते हैं यहाँ पे ऊपर। कैसे करेंगे सिद्ध इसको, तो बड़ा आसान है। देखो जो सिद्ध करना है उन्हीं दोनों त्रिभुजों को एक बार आप ध्यान में देखिए। पहला त्रिभुज है आपका पी ओ क्यू और दूसरा क्या है, एस ओ आर। कैसे करें इसको, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि पहला आपका काम क्या है कि यह कोण जो यह कोण है हमारा, यह कोण और यह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। जैसा अभिमुख कोण है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और चूंकि पी क्यू और एस आर एक दूसरे के समानांतर है, तो यह भी हमारा कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। नहीं होगा, एकांत अंत कोण से। तो देखिए एक कोण यह, एक कोण यह, तो जाहिर सी बात है बाय डिफॉल्ट ये तीसरा कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लगा देंगे, कोण कोण समरूपता का नियम लगाएंगे और बड़ी आसानी से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो बस यही काम करो। आप यहाँ लिखोगे कि त्रिभुज त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज एस ओ आर में और क्या मिल रहा है आपको, सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे एंगल, एंगल एंगल लिखने के बाद आप पहले ये लिखोगे चूंकि चूंकि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, कहाँ से है भाई, दिया है, इतना हमारा दिया। तो इससे क्या निकल के आता है, तो इससे निकल के आता है कि एंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ यह वाला कोण बराबर हो जाएगा एंगल एस आर ओ के, एंगल एस आर ओ के। कहां से आया, तो यह गया एकांत एकांत अंत कोण, एकांत अंत कोण से। ठीक है जी, एकांतर होता है, एकांतर अंत कोण से। अब इतना ये निकल के आ गया। दूसरा दूसरा आप कहोगे कि तथा एंगल पी ओ क्यू बराबर है एंगल एस ओ आर के। ये कहां से है भाई, शीर्षाभिमुख कोण। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा ये सब, शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, ये शीर्षाभिमुख कोण से, ऊपर वाला एकांत अंत कोण से। अब यहाँ पे देखिए दो कोण आपस में, इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण आपस में क्या है, बराबर। तो तीसरा तो बाय डिफॉल्ट बराबर हो जाएगा, तो हमें तीसरे की कोई खास यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट हम कहेंगे देयरफॉर एंगल एंगल समरूपता समरूपता के नियम से। और एंगल एंगल समरूपता के नियम से हमारा हो जाएगा कि त्रिभुज जो लिखा है अपने, त्रिभुज पी ओ क्यू सिमिलर होगा त्रिभुज एस ओ आर के। और देखिए यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो हो गया सिद्ध। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि त्रिभुजों की कसौटी लगा के और हम किसी दिए गए प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं या उसका हल यहाँ कर सकते हैं। तो ये हो गया हैंस प्रूफ। क्लियर है ना, आसान है। तो चलिए आप इसे नोट करें और फिर बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5 की तरफ। तो उदाहरण 5 अब लेते हैं और उदाहरण 5 में हम बात करते हैं। अब बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा सा घुमाया है आपको तो मजा आएगा इस क्वेश्चन करने में। कह रहा है कि आकृति 6.30 में यह जो डायग्राम दिया है यह आपका आकृति 6.30 है। आकृति 6.30 में कोण P का मान ज्ञात करना बाबू, इस वाले कोण का मान ज्ञात करना। बड़ा खतरनाक है भाई, कैसे, क्वेश्चन देखो पहले। यहाँ दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक है एबीसी और एक है पी क्यू आर, या आर पी क्यू, जो भी आप पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एबीसी में दो कोण दिया हुआ है और 3 भुजाओं का मान दिया हुआ है। और पी आर क्यू में चाहे आर पी क्यू में केवल 3 भुजाओं का मान दिया हुआ है, कुछ दिया ही नहीं।
तो कैसे करें? तो ऐसे प्रश्नों करने का सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो एक काम करो, तुम इन दोनों को पहले समरूप सिद्ध कर दो। क्या करो? दोनों को समरूप सिद्ध कर दो। और समरूप सिद्ध करोगे तो यह कोण इस त्रिभुज के किसी एक कोण के जरूर क्या होगा? बराबर होगा। अब कैसे होगा इस बात समझ लें, यहीं पे यही हमको समझने का क्या करना है, प्रयास करना है। देखो ध्यान से, भुजाओं का अनुपात देखो पहले। ये 6 है, ये क्या है? 12। तो 6/12 करेंगे 1/2 आ जाएगा, ये ठीक है। ये है 3√3, और 3 रूट अगर इस क्रम में चले, इस क्रम में 7.6 आ रहा है, तो 7.6 3.8 बाई 7/7.6 करेंगे तो अब 1/2 आएगा। इसका मतलब यहाँ गड़बड़ हो गया। तो आप क्या करो, एक काम करो, इस वाले त्रिभुज को आधार यही रखो, इसको पलट लो। कैसे पलटोगे देखना। हमारा जो ये बड़ा वाला AC है वो इधर आ जाए, यह A है, यह C है, आधार BC हमारा ऐसा ही सॉरी, ये जो BC आधार वो ऐसा ही बना रहा है और यह हमारा बन जाएगा ऐसा। अब इसको ध्यान से देखो, यह रहा 6, यह आपका हो गया 3.8 और यह हो गया हमारा 3√3। ठीक। अरे इसको ऐसे ही नचा दिया, क्या रोटेट कर दिया हमने, इसको क्या किया? ऐसे घुमा दिया। ठीक है जी। तो इसको जब घुमाएंगे तो जहां पे B है कहां पे C आएगा, 80 की जगह पे क्या चला जाएगा? B। तो देखिए अब कंपेयर करो। अब यहाँ पे देखो 3√3 बाई 6√3 मतलब AC/RP, पहली बात। दूसरा CB 6 अब PQ, तो CB/PQ। और तीसरा BA/RQ, ये आपस में क्या आएंगे? बराबर। और इस आधार पे अगर गौर से देखोगे तो कोण C के संगत कौन सा कोण होगा? कोण P होगा। तो यहाँ यह दिया हुआ 80 और यह दिया हुआ है 60। ठीक। अगर दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम त्रिभुज के कोण योग गुण से इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो C का मान आ जाएगा। और C का जो मान प्राप्त होगा एक्चुअल में यही मान किसका हो जाएगा? P का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? संगत कोण है। तो समरूप त्रिभुजों के संगत भाग आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बात तो आपको पता है ना जी। तो इसी का आधार बना के लिखेंगे। तो चलो यहाँ पे हल इसका ज्ञान करते हैं। इसमें कुछ दिया हुआ है नहीं तो आप डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे कि त्रिभुज, अब त्रिभुज इस आधार पर बनाना, त्रिभुज ACB व त्रिभुज RPQ में, RPQ। ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो हम लिख रहे हैं पहले बात, भुजाओं का अनुपात निकाल रहे हैं। तो AC/RP किस लिए निकालना है भाई? तो भुजाओं का अनुपात इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें इन दोनों त्रिभुजों का क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। तो AC/RP, AC का मान कितना है हमारा? तो AC का मान है 3√3 और RP का मान कितना है? 6√3। √3 से √3 कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो कितना आ गया? 1/2। ठीक। दूसरा हम क्या लेंगे? CB/PQ। CB का मान कितना हमारा? 6 और PQ का मान कितना है? 12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो कितना आ गया? 1/2। तीसरा क्या है हमारा? BA/QR। तो BA/QR, तो BA/QR में क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 3.8 बाई 7.6। एक भी कितने बार में कटेगा? 2 बार में। तो ये हो गया 1/2। तो आपको क्या मिला? आप कह चुके AC/RP बराबर है CB/PQ के, यह बराबर है BA/QR के। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैंने कहा था कि किसी एक त्रिभुज के सभी भुजाएं अन्य त्रिभुज के सभी भुजाओं के क्या हो? समानुपाती हो, या दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं एक दूसरे के क्या हो? समानुपाती हो। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। किस नियम के आधार पे? तो भुजा 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 समरूपता के आधार पे। तो यही हम कहेंगे, देखो AC/RP, CB/PQ और BA/QR तीनों आपस में बराबर है। तो देयरफॉर साइड 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 भुजा भुजा समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। अब भुजा भुजा समरूपता नियम से आप कहोगे कि सर त्रिभुज ACB सिमिलर है त्रिभुज RPQ के। लीजिए ACB जो हमारा है RPQ के क्या हो गया? समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। अब इतना काम तो हमारा हो गया। अब आगे क्या करना है? अब आगे अगर यह सिमिलर हुआ तो इसके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर ना?
तो इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं यहाँ से कि यहाँ से निकल के आएगा कि कोण P, जो कोण P है यह किसके संगत हो जाएगा, C के। तो यह बराबर होगा कोण C के। कहां से, तो आप यहां लिखोगे समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है जी। तो इस आधार पे आ गया और इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब P का मान निकालना है तो C का मान चाहिए। C का मान कहां से निकालेंगे, तो इस त्रिभुज से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, यहां से देखिए आप लिखोगे यहाँ पे कि त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में क्या लिखोगे आप, तो कोण A प्लस कोण C प्लस कोण B का मान कितना होगा 180। कहां से भाई, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण योग गुण से, त्रिभुज के कोण योग गुण से, इससे निकल के आ गया। ठीक, अब देखो मान रखो A का मान 80, C आपको पता नहीं निकालना है, B का मान 60, ये किसके बराबर है 180 के। 8 से कितना हो जाएगा 14, तो 140 प्लस कोण C बराबर 180। ट्रांसफर कर दीजिए, मैं थोड़ा इधर आ रहा हूं। 140 को इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो आपका निकल के आएगा एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 140, इतना हमारा आ गया। तो यहाँ से देयरफॉर एंगल C का मान कितना है, तो एंगल C का मान आ गया हमारा 40 डिग्री। तो लीजिए कोण C हमारा निकल के आ गया 40 डिग्री। अब किसका मान आपको निकालना है, C का तो मान निकालना नहीं है, आपका मान किसको चाहिए, P का ना। तो P का मान किसके बराबर है, C के। तो हम क्या करते हैं, कोण C का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण C का मान समीकरण 1 में रखने पर, और 1 में रखोगे तो देयरफॉर एंगल P जो होगा वह भी हो जाएगा किसके बराबर, 40 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि कोण C का मान कितना है 40। क्लियर है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आसान है, कुछ खास नहीं था। अगर ऐसा कभी भी आपको प्रश्न दे रहा है तो आप क्या करिए, पहले दोनों त्रिभुजों को समरूपसित कर दीजिए, और समरूपसित करने के बाद उसके अगर कोण पता है आपको तो दो कोणों को जोड़कर 180 में से घटा दीजिए, तीसरा कोण जो होगा वही कोण का मान जो होगा वह कोण P का हमारे मान के क्या हो जाएगा बराबर। तो क्लियर है, स्पष्ट है, चलिए इसे नोट करें, फिर बढ़ते हैं अगले उदाहरण। तो उदाहरण 5 करने के बाद से अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 6 का। और उदाहरण नंबर 6 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा है, थोड़ा सा आपको केवल नहीं कहता है कि थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन त्रिभुज में आपको दिखाई देंगे। तो क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि आकृति 6.31 में, यह हमारा आकृति है 6.31, क्या भाई दो त्रिभुज है यहाँ पे, OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है। यह दिया हुआ है कि OA इंटू OB बराबर है OC इंटू OD के। तो दर्शाइए कि एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D। एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D। देखिए दो कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, यह तभी संभव हो पाएगा जब इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करते हैं, समरूपसित करते हैं। ठीक है, तो कैसे समरूपसित होगा, तो चलिए करने का प्रयास करते हैं। तो इसके हल में सबसे पहले लिखें कि दिया क्या है, तो दिया है आपका जो जो दिया है वो आप लिखते चलिए। दिया है यहाँ पे कि OA इंटू OB बराबर है OC इंटू OD के, ये हमारा दे रखा है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है सर, तो आपको सिद्ध करना है कि एंगल A बराबर होगा एंगल C के, एंगल A बराबर है एंगल C के, और एंगल B जो है यह बराबर होगा एंगल D के। ये आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, बड़ा आसान है, चलिए इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। उपपथ में सर्वप्रथम हम कहां से करेंगे, जो दिया है वहीं से। तो हम लिखेंगे चूंकि OA इंटू OB बराबर है OC इंटू OD के, कहां से है, तो दिया, सामने लिख दे, दिया है। अब एक काम करो, चूंकि दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम
एक को इधर भेजते हैं और एक को इधर भेजते हैं, तो हम इसको लिख रहे हैं ओसी को इधर भेजते हैं, ओसी को यहाँ लाते हैं और ओबी को इधर लेके जाते हैं, तो हम लिख रहे हैं ओ ए अपान ओसी बराबर हो गया ओडी अपान ओबी। ध्यान से देखो कहाँ है भाई, ओ ए अपान ओसी बराबर हो गया ओडी अपान ओबी के। तो इस केस में ये क्या मिल रहा है आपको, दो भुजा मिल गए साथ में। ये ध्यान से देखो यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर। क्यों, तो सभिमुख कोण से यह दो भुजाओं के द्वारा या दो भुजाओं का अनुपात है और इन दो भुजाओं के द्वारा बने हुए कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो आप कहेंगे तथा तथा एंगल एओडी बराबर होगा एंगल बीओसी के। ये इसके बराबर होगा, कहां से है भाई, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखो आप ये क्या हो गया भाई, दो भुजाओं का अनुपात और ये हो गया उनके बीच का कोण, तो कौन सा लगेगा यहाँ पे, तो आप लिखेंगे देयरफॉर साइड एंगल साइड समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से। और क्या हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड समरूपता के नियम से जो यहाँ निकल के आने वाला है वह दो त्रिभुज, कौन कौन से भाई, तो एक त्रिभुज होगा त्रिभुज ए ओ डी सिमिलर होगा त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा त्रिभुज बी ओ सी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और जैसे यह समरूप होंगे इनके संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ बी ओ सी नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा सी ओ बी, थोड़ा उल्टा हो गया ये, क्योंकि जो जिसके अनुपात से है उसी से हम लेंगे सी ओ बी, ऐसे ये दोनों आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। और जब ये समरूप होंगे तो इनके संगत भाग आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो इस आधार पे आप यहाँ पे कहोगे कि देखिए कोण ए कोण सी के बराबर और कोण बी कोण डी के बराबर, तो कोण ए बराबर होगा कोण सी के और कोण बी यह बराबर होगा कोण डी के। ये कहां से है भाई, तो इसके लिए आप कहोगे कि सर समरूप त्रिभुजों के समरूप त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं या बराबर समान होते हैं। और ध्यान से देखें तो यही आपको सिद्ध करना था, लीजिए आपका हो गया हैंस प्रूव्ड, आपका हैंस। कितना आसान है, कुछ खास नहीं था इसमें, तो सिंपल सा प्रश्न है, चले इसे नोट करें और फिर हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अब लेके आ गए उदाहरण नंबर 7, और उदाहरण नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को खूब ठीक से समझना है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे, आधार से आगे की तरफ जा रही है, 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई क्या करना है, क्या करना है। अब कहानी ऐसी है कि मान लो एक बल्ब का कोई खंबा है, वहां से लड़की आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, किस चाल से, तो 1.2 मीटर पर सेकंड के चाल से। अब मान लो कि 4 सेकंड बाद वो कहीं ना कहीं पहुंचेगी, कुछ तो दूरी तय करके पहुंचेगी ना। अब वो जहां पहुंची वहां पे उसकी छाया कितनी बन रही है, बल्ब के प्रकाश के कारण उसकी छाया की लंबाई आपको बताना है। एक क्वेश्चन है बड़ा आसान, लेकिन थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा। तो सर्वप्रथम मैं क्या करता हूँ, एक मान लो यहाँ बल्ब बना दिया, सपोज दैट कि हमने कहा कि आप सपोज दैट मान लीजिए एक खंभा है, जो खंभा आपका पृथ्वी तल से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से खंभा पृथ्वी तल से जुड़ा हुआ है और इस पे एक कोई बल्ब लगा हुआ है। ऐसे हमने कह दिया कि मान लो कि एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक, ऐसे एक बल्ब लगा हुआ। अब खंभे की जो लंबाई दिया है, आपका दिया है कि यदि बल्ब भूमि से, हाँ बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई दे रखा है यह आपका 3.6 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक, 3.6 सेंटीमीटर के बराबर। अब यहाँ से एक लड़की चलती है, यह तो है आपका समतल आधार है यह। अब एक लड़की चलना स्टार्ट करती है, जिस लड़की की ऊंचाई जो है वो कितना दिया है, 90 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से लड़की चलकर
आपका 4 सेकंड बाद, मान लीजिए 4 सेकंड बाद यहाँ कहीं लड़की पहुंच जाती है सपोज दैट, तो यह हमने कह दिया कि सपोज दैट मान लीजिए आप कि यह जो लंबाई है यह लड़की की लंबाई, यह एक लड़की है, ठीक है। यहाँ अब ये कितने सेकंड बाद पहुंची है, 4 सेकंड बाद। तो कह रहा है कि इसका छाया, तो इसका छाया कहीं ना कहीं बनेगा। लीजिए मैंने इसका छाया बना दिया इस तरीके से, यह कह दिया कि इसकी क्या है, छाया। तो हम इसको ऐसे मिला दें, ठीक, ऐसे हमने इसको क्या कर दिया, मिला दिया, ऐसे मिला दिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमारा नाम हम अगर इसका देना चाहें तो हम ऐसे नाम दे रहे हैं, यह है ए, यह है बी, यह है सी, यह है डी और यह है टी। अब यहाँ पे कौन क्या है ये मैं आपको लिखता हूँ। तो इसका हम हल कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हल में सर्वप्रथम हम लिख रहे हैं खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, और खंभे की ऊंचाई है हमारी ए बी, और ए बी का मान ये दिया है कितना भाई, 3.6 सेंटीमीटर। अगर इसे हम मीटर में बदलें तो कितना होगा, तो देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100, तो यह हो जाएगा 3.6/100 क्या मीटर, इतना हमारा जाएगा। अगर भाग दोगे तो ये दशमलव 2 स्थान आगे जाएगा, तो यह हो जाएगा 0.036 मीटर के बराबर। तो ये आ गई खंभे की ऊंचाई। दूसरा, लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई। अब लड़की की ऊंचाई जो हमारी है वो है सीडी, और सीडी है 90 सेंटीमीटर। अब 90 सेंटीमीटर को अगर हम इसके बारे में समझने का प्रयास करें तो 90 सेंटीमीटर को अगर हम क्या करें, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये सेंटीमीटर नहीं होगा, ये मीटर होगा, सुधार लीजिएगा इसको, ये आपका मीटर होगा, ठीक है। तो ये मीटर होगा तो फिर आपका 3.6 मीटर ही रह जाएगा, इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मीटर है। हाँ, अरे भाई खंभा से बड़ा लड़की थोड़ी है, फिर कहाँ छाया बन पाएगा उसका। तो यहाँ पे ये हो गई 90 सेंटीमीटर। अब 90 सेंटीमीटर अगर मीटर बदलोगे तो 90/100 मीटर, अब भाग दोगे तो आ जाएगा 0.90 मीटर के बराबर, ठीक है जी। अब लड़की कहाँ से चलना आरंभ करती है भाई, तो बी से चलना आरंभ करती है, और 4 सेकंड बाद कहाँ पहुंचती है, डी पर, ठीक है। और छाया कहाँ से कहाँ तक बनता है, डी से लेकर ई तक। तो यहाँ पे एक काम हम करते हैं, देखते हैं कि चूंकि चूंकि 1 सेकंड में लड़की द्वारा चली गई दूरी, और यहाँ देखिए लड़की किस स्पीड से चल रही है, 1.2 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1.2 मीटर चल रही है। तो 1 सेकंड में लड़की द्वारा चली गई दूरी 1.2 मीटर। कितना सेकंड चली है, 4 सेकंड। तो देयरफॉर 4 सेकंड में लड़की द्वारा चली गई दूरी, और 4 सेकंड में जो लड़की चली होगी दूरी वो कहां से कहां तक गई होगी, बी से लेकर डी तक। तो ये हो गया बी डी। तो अगर 1 सेकंड में इतना था, 4 सेकंड में तो 4 गुणे 1.2, कितना जगह है, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, इतना मीटर के बराबर, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई आपको। और दूसरा, माना लड़की की छाया, और लड़की की छाया हमारा क्या है, डी, और डी को हमने मान लिया x मीटर के बराबर, ठीक है। कितने के बराबर मान लिया, x मीटर के बराबर। तो इसके बिहाफ पे अगर हम करें तो क्या प्राप्त होगा आपको। तो अब चलो, हमको क्या क्या मिला, यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमें प्राप्त हुई, और वह दूरी हो गई 4.8 मीटर, यहां से लेकर यहाँ। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमने कितना लिया, वो लिया, मान लिया हमने x मीटर के बराबर। CD कितना हमारा है, तो यह है 0.9 मीटर के बराबर, और यह कितना है, ये सेंटीमीटर ना हो गया, क्या है, मीटर है, तो इसको मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 3.6, क्लियर। अब बढ़ते हैं, अब हम कैसे निकालें, इसका मान कैसे निकालें। तो यार आप ध्यान से देखो, तो आपको 2 त्रिभुज यहाँ बनते हुए दिखाई देगा, एक तो बड़ा वाला ABE और एक छोटा वाला CDE। अगर हम इनको क्या कर दें, समरूप सिद्ध कर दें, ध्यान समझना, समरूप सिद्ध कर दें तो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। इसका मतलब कि AB/CD बराबर होगा B/D के।
और जब ऐसा आएगा तो क्या एक्स का मान नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकालेंगे, कोई समस्या नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, समरूप सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि चूंकि त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी डी ई में एक बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं और एक छोटा वाला, क्या क्या दिया है भाई? तो सबसे पहले बात, खंबा और लड़की ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, तो यहाँ बना हुआ कोण कितने का होगा? 90 का होगा। तो सबसे तो पहली बात यही हो जाएगी आप, ठीक है। तो आप लिखोगे कोण ए बी ई बराबर होगा कोण सी डी ई के, या किसके बराबर होगा? 90 के। क्यों भाई? क्योंकि खंबा व लड़की पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर है, पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो ये 90 हो गया। साथ ही साथ अब देखो ए बी ई में यह कोण है और सी डी ई में भी यही कोण है, ये दोनों, यह सॉरी कोण ई जो है वो दोनों त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि एंगल ई बराबर है एंगल ई के, एंगल ई हमारा जो है वह बराबर है एंगल ई के। क्यों भाई? क्योंकि उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, यह उभयनिष्ठ। अब देखो दो त्रिभुजों की अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो एंगल एंगल समरूपता के नियम से आप क्या कर सकते हो? दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो आप कहेंगे देयरफॉर एंगल एंगल समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से। और क्या कह पाओगे? आप कह पाओगे कि त्रिभुज, देयरफॉर त्रिभुज ए बी ई, हाँ ए बी ई सिमिलर होगा त्रिभुज सी डी ई। तो यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज हमारे आपस में क्या हो गए? समरूप हो गए। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इन समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, असंगत भाग में उनकी भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। अर्थात यहां से निकल के आएगा कि ए बी अपान सी डी बराबर होगा आपका, ए बी अपान सी डी बराबर होगा आपका बीई अपान डीई, ठीक है। कहां से? तो समरूप त्रिभुजों के, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, संगत भाग क्या होता है? समानुपाती होते हैं। चलिए अब मान रखते हैं ए बी का मान दिया है 3.6, सी डी का मान दिया है 0.9, बीई बी बीई बीई तो होगा भाई बीडी प्लस डी, बीडी प्लस डीई, और डी का मान कितना है? एक्स। क्लियर है? अब वैल्यू पुट करें यहाँ पे, ये देखिए काटिए, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 4/1। अब बीडी का मान है 4.8 प्लस एक्स बटा एक्स, ठीक है जी। अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो ये आ गया 4x इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, इतना आएगा हमारे। अरे इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई कितना आ गया? अब एक्स को इधर लेके आओ, तो ये आ गया 4x माइनस एक्स बराबर 4.8। सॉल्व करें तो 4x में से x जाएगा, कितना बचेगा? 3x बराबर 4.8। तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर आ जाएगा 4.8/3, 3 एकम 3, उसे 16 3 क्या होता है? 48। तो ये हो गया 1.6। देयरफॉर x का मान निकल के कितना आ गया? 1.6 मीटर के बराबर। और यह x है क्या? तो एक्चुअल में यही x लड़की की क्या है? छाया है। तो आप यहाँ पे चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, मैं थोड़ा जगह कमी होने की वजह से यहाँ लिख रहा हूँ। अर्थात 4 सेकेंड बाद लड़की की छाया, लड़की की छाया की लंबाई, लड़की की छाया की लंबाई कितना होगा? 1.6 मीटर होगी। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आसान है, सिंपल है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इस प्रश्न का हल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हो गया उदाहरण नंबर 7। अब लास्ट लेते हैं उदाहरण नंबर 8। कैसा है, किस तरीके का? आसान होगा, चलिए इसे नोट करें। तो अब हम लेके आ गए इस
एक्सरसाइज का हमारा 6.3 का लास्ट उदाहरण और उदाहरण नंबर 8। क्या है उदाहरण नंबर 8? अगर उदाहरण नंबर 8 समझ गए तो अब समझ जाइएगा कि नॉर्मल क्वेश्चन भी और थोड़ा सा टफेस्ट जो क्वेश्चन है वो सबको करने की दक्षता आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कोई कठिनाई अब नहीं होगा। तो चलिए आराम करते हैं। कह रहे हैं कि आकृति 6.33 में ये जो डायग्राम दिया गया है ये आपका 6.33 है, में सीएम और आर्यन, कहा है सीएम भाई, यह सीएम और यह आर्यन त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर की मध्यिकाएं हैं। अब देखो अगर यह मध्यिकाएं हैं तो जाहिर सी बात है कि जितना एम होगा उतना ही हमारा क्या होगा, बीएम होगा, और जितना हमारा क्यूएन होगा उतना ही हमारा क्या होगा, एनपी होगा। क्लियर है साथ में? ठीक है। यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू, देखो त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या है, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए एम सी, कहा ए एम सी भाई, ए एम सी और त्रिभुज पी एन आर, ठीक, ये भी क्या है, समरूप है। साथ में सीएम अपान आर एन बराबर है ए बी अपान पी क्यू के, ये आपको बताना है। तीसरा सी एम बी सिमिलर है त्रिभुज आर एन क्यू के। तो आपको पहला तो इन दोनों को, कौन कौन सा भाई, ए एम सी और पी एन आर पहले इनको सिमिलर दिखाना है। फिर आपको दिखाना है कि यह दोनों जो है सीएम अपान आर एन बराबर है ए बी अपान पी क्यू के, ये आपको दिखाना है। ठीक है। और दूसरा त्रिभुज सी एम बी ये वाला है और आर एन क्यू यह वाला है, ये दोनों को क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। आसान है, सिंपल है। कैसे करेंगे, चलिए आरंभ करते हैं। अगर इसका हल ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या लिखा जाए, दिया है। और दिया हमें क्या क्या दिया है, तो कह रहा है कि सीएम और आर एन क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, मध्यिकाएं हैं। तो आप लिखेंगे कि सीएम व आर एन क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की मध्यिकाएं हैं, ये दिया हुआ है। साथ में और क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के, इतना हमारा दे रखा है। ठीक है सर। अब क्या था कि सिद्ध कीजिए, आपको क्या क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ 3 बातें सिद्ध करना है। कौन कौन से 3 बातें, तो पहला इसमें कि सिद्ध करो कि ए एम सी सिमिलर है त्रिभुज पी एन आर का, पहले तो ये करना है। दूसरा करना है कि सी एम अपान आर एन बराबर है ए बी अपान पी क्यू के। और तीसरा आपको यहाँ पे करना है कि त्रिभुज सी एम बी सिमिलर है त्रिभुज आर एन क्यू के, ये आपको करना है। ठीक है। तो चलिए आरंभ करते हैं और लेते हैं पहला उपपद में आपको यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए एम सी त्रिभुज पी एन आर के क्या है, बराबर। ये करने से पहले जो दिया है हम वहां से देखते हैं क्या क्या प्राप्त होगा। जैसे दिया है कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, ये आपका दिया होगा। कहां से आया, दिया होगा। अब इससे क्या क्या निकल के आएगा, ये देखो, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, तथा भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। इसका मतलब हो गया कि कोण ए जो होगा यह बराबर होगा कोण बी के, कोण बी जो होगा वह बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण सी जो होगा यह बराबर होगा कोण आर के। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। कहां से है भाई, तो ये लिखोगे समरूप त्रिभुजों के संगत भाग में, यहाँ पे हम कोण के बारे में बात करें तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। पहली बात ये हो गया। दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब ए बी अपान पी क्यू बराबर होगा बी सी अपान क्यू आर, और यह बराबर होगा सी ए अपान क्या भाई, आरपी, सी ए अपान आरपी।
या बराबर हो, इसे हमने ले लिया समीकरण नंबर 2। और इसका भी कारण क्या होगा, समान होगा, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको जो करना है वो करने का प्रयास करते हैं। तो हम लेते हैं इसमें पहला पहला हमारा है त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज पी एन आर। त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज पी एन आर में, उसके पहले हम एक काम यहाँ से करते हैं। काम कहाँ है हमारा त्रिभुज ए, त्रिभुज हमारा है ए एम सी, सॉरी बी नहीं होगा, ए एम सी। ए एम सी, तो ए एम सी कहाँ है हमारा, ए एम सी यह वाला त्रिभुज, और त्रिभुज पी एन आर, पी एन आर। अब इसको कैसे करें सर, तो इस चीज को करने के लिए यहाँ पे देखो, हमें समीकरण नंबर 1 लेते हैं। और एक में हमने क्या देखा था कि जो हमारा ए बी है वो हमारा ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू बराबर है आपका सी ए अपान आर पी। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 से हम यहां से ले सकते हैं कि ए बी अपान पी क्यू बराबर है सी ए अपान आर पी। ठीक है, ये समीकरण 1 से ले सकते हैं। अब हमें जरूरत किसकी है, हमें पूरी ए बी की तो जरूरत है नहीं, ध्यान से देखना, पूरी ए बी की तो जरूरत है नहीं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो इसके लिए एक काम करो तुम, पूरे ए बी के जगह पे 2 गुणे ए एम लिखा जा सकता है, क्योंकि सी एम क्या है, माध्यिका है। सी एम क्या है सर, माध्यिका ही तो है। तो सी एम अगर माध्यिका हो गई, इससे क्या मिलेगा, ये दोनों त्रिभुज है। हाँ ठीक तो है, हाँ बढ़िया बढ़िया सर, ठीक है। तो हमारा ए बी को हम 2 ए एम लिखेंगे, क्योंकि सी एम क्या है, माध्यिका। और आरपी को, चाहे सॉरी पी क्यू को हम 2 पी एन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो आर एन है क्या है, माध्यिका है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी को देखो हम क्या लिख रहे हैं, ए बी को हम लिख रहे हैं, ए बी को लिख रहे हैं 2 ए एम, और पी क्यू को हम लिख रहे हैं 2 पी एल, और यह बराबर हो गया सी ए अपान आर पी। ठीक है सर, इतना हमारा हो गया। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। कहाँ से आया, आप देखें चूंकि सी एम व आर एन माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। ठीक है, साथ में आप चाहो तो यहाँ नोटेशन में दिखा सकते हो कि ए बी बराबर 2 ए एम और पी क्यू बराबर 2 पी एल, ये हमने उठा के रखा हुआ है। ठीक है सर, अब बढ़िया आगे। अब यहाँ से क्या मिला, तो यहाँ से मिल गया कि ए एम अपान पी एन बराबर आ गया सी ए अपान आर। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से अगर देखोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि यह भुजा, यह भुजा और यह भुजा का अनुपात जो है वो आपस में क्या है, बराबर। तो अगर इन दोनों भुजाओं के द्वारा बना हुआ कोण, यदि कोण ए जो है कोण पी के बराबर हो जाए, तो आप क्या लगा सकते हो, साइड एंगल साइड लगा सकते हो। तो देखिए ना, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर ये कहाँ से लिया मैंने, 1 नहीं भाई, ये 2 से होगा ना, सॉरी यहाँ सुधार करिएगा, ये तो 2 से होगा, ये तो समीकरण 2 से हो जाएगा। और समीकरण 1 में कोण ए किसके बराबर दिया है, कोण पी के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं तथा कोण कोण ए बराबर है कोण पी के, कहां से, समीकरण 1 से। अब क्या लगा देंगे, अब बड़ी सरलता से आप लगा दोगे साइड एंगल साइड। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, और लिखते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड समरूपता से। साइड एंगल साइड समरूपता से हमारा निकल के आ गया क्या भाई, कि त्रिभुज कौन सा लिए थे, त्रिभुज ए एम सी सिमिलर है त्रिभुज पी एन आर। तो ये हमारा पहला यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि त्रिभुज ए एम सी त्रिभुज पी एन आर के क्या होगा, सिमिलर। क्लियर है, अब बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे के लिए। दूसरा क्या है यहाँ पे प्रश्न, तो दूसरा हमारा जो है उसमें आपको सिद्ध करना है कि सीएम अपान आर एन, सीएम अपान आर एन। चलिए, ये तो यहाँ पे अभी आपको मिला
ये मतलब मिल जाएगा अभी CM अपन RN बराबर हो AB अपन PQ के। ये किसके बराबर हो जाए? AB अपन PQ के। तो ये कैसे होगा? आप यहाँ लिखोगे चूंकि, देखो ध्यान से, चूंकि त्रिभुज AMC सिमिलर है त्रिभुज PNR के, अभी हमने निकाला है, तो यहाँ से संगत भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होंगे? समानुपाती होंगे। तो आप यहाँ से लिखोगे, क्या लिखोगे भाई? कि सर ध्यान से देखो, आप यही बात लिखने वाले हो ना, तो आप लिखोगे सर कि AM अपान PN बराबर होगा आपका CM अपान RN, और यह बराबर होगा आपका CA अपान RP। ठीक है सर, ये आपका बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ गौर से देखो, यहाँ पे हम AM अपान PM को भी ले सकते थे। यहाँ से हम एक चीज और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से लिख सकते हैं कि CM अपान RN यह बराबर है CA अपान RP। ये तो लिख ही सकते हैं। अरे इसमें से दो तो कोई ले सकते हैं ना, और इसे हमने ले लिया समीकरण नंबर 3। अब साथ में समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखो, CA अपान RP, CA अपान RP किसके बराबर है? AB अपान PQ के बराबर है। क्लियर है? हम लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखोगे कि AB अपान PQ बराबर है CA अपान RP। अब देखिए ये हो गया समीकरण नंबर 2 से। अब इसको ले लिया हमने समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 का कंपेयर करो। 3 4 का कंपेयर, तो इनका राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से, और 3 व 4 से आपको क्या मिल जाएगा? तो आपको मिल जाएगा अब कि CM अपान RN यह बराबर होगा AB अपान PQ। इस तरीके से हम दूसरा यहाँ पे क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। तो CM अपान हमारा RN जो हो गया वह AB अपान PQ का क्या आ गया? बराबर है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे, और आगे अब देखते हैं हम तीसरा हमें क्या लाना है भाई? तो तीसरा पे हम विचार करते हैं। तीसरा है कि CMB, वेर इज द CMB? CMB और RNQ, ये तो बिल्कुल पहले की ही बात ही होगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है सर। जैसे आपने इन दोनों को क्या किया था? सर्वांग समरूपसित किया था, उसी प्रकार से इन दोनों को समरूपसित कर दीजिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? तो पहले तो आपको जरूरत पड़ेगा, आप ले लो जैसे इसको किया समीकरण नंबर 2 से, और समीकरण नंबर 2 में हमें एक तो जरूरत पड़ेगी AB की और दूसरी जरूरत पड़ेगी CB की। तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और 2 से हम ले क्या रहे हैं भाई? तो एक तो ले रहे हैं AB अपान PQ, AB अपान PQ, और इसको हम बराबर दिखा रहे हैं किसके? CB वाला कहाँ है? हाँ, BC अपान QR, BC अपान QR। ठीक है सर। अब देखो, जो यह AB है उसको 2MB तो 2BM भी तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आप इसे लिखेंगे 2BM, थोड़ा यहाँ देख लें हम, हाँ ठीक है, 2BM अपान PQ को क्या लिखा जाता है? 2QN। तो इसको लिख सकते हैं 2QN बराबर, अब BC अपान QR, वेयर इज द BC? इसको ऐसे रख दो, BC अपान QR। ये कहां से आया भाई? तो आप लिखेंगे फिर वही बात कि CM और RN क्या है? माध्य क्या है? CM व RN माध्य क्या है? माध्य क्या? ठीक, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। जैसे ये कैंसिल होगा क्या आएगा आपका? तो यहाँ आपका बन जाएगा कि BM अपान QN बराबर हो जाएगा BC अपान QR के। अब देखिए BM अपान QN बराबर हो गया BC अपान QR के। अब यदि यह कोण आपस में क्या हमें मिल जाए? बराबर, तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो यह कहां से मिलेगा? यह मिलेगा समीकरण नंबर 1 से। देखिए कोण B किसके बराबर हो गया? कोण Q के। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से लिखिएगा, थोड़ा जगह कमी है। आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और 1 से क्या कहोगे? आप कहोगे सर एंगल B बराबर है एंगल
क्यू के। तो यही तो ढूंढ रहे थे, ये दो भुजाओं का अनुपात है और दो भुजाओं के बीच के या अंतः जो कोण बने हैं वो आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या लगा दोगे यहाँ पे, यहाँ आप लगाएंगे भाई कि साइड एंगल साइड समरूपता, साइड एंगल साइड समरूपता के नियम से। और नियम से जैसे ही लगाओगे आपका क्या बन जाएगा कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, सी एम बी, सी एम बी, सी एम बी कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज आर एन क्यू के, आर एन। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने यह भी प्रूव कर दिया कि सी एम बी जो है वो आर एन क्यू के क्या होगा, समरूप होगा या सिमिलर होगा। हेंस प्रूफ। आशा करता हूं कि आज के क्लास में आपकी सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर कोई इशू हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करें, साथ में लाइक का बटन जरूर दबाएं, साथ में अपने दोस्तों या मित्रों को भी इस लिंक को क्या करते रहे, शेयर करते रहे, जैसे उनको भी पता चल सके कि भाई क्लासेस क्या हो रही हैं, चल रही हैं एकदम टिल डेट पे आप क्लासेस चल रही हैं, जहां से आप जितना अधिक समझ लीजिएगा आपके एग्जाम में उतना ही ज्यादा क्या होगा, योगदान इसका मिलेगा, उतना ही फायदा होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में, और उस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों का अध्ययन करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। उदाहरण हमारा यहीं पे क्या हो गया, समाप्त। तो कैसा लगा आपका लेक्चर जरूर बताइए। मिल रहे हैं बहुत जल्द अगले क्लास में 6.3 के प्रश्नों को लेकर आएंगे और वहां फिर धमाल मचाएंगे, आनंद आएगा और वहां पे सारी बातें आपको खूब अच्छे से क्या होगी, समझ में आएंगी। तो चलिए नोट करिए और बहुत जल्द मिल रहे हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।